बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे आप सबका अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत करता हूं। बंधुओं, आपके समक्ष जिस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है डाइवोर्स, भरण पोषण, बच्चों का संरक्षण और संपत्ति का बंटवारा। तो जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है कि इस चर्चा में हम विवाह के उपरांत विवाह विच्छेद, जिसको हम लोग डाइवोर्स कहते हैं, वो और डाइवोर्स होने के पश्चात जो पत्नी होती है वह भरण पोषण का दावा करती है, तो उसके बारे में न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। और उसके पश्चात जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसके पास रहेंगे, इस प्रश्न का निर्धारण। और उसके उपरांत जब विवाह चल रहा होता है और पति और पत्नी दोनों सम्मिलित प्रयास से अपनी गृहस्थी में कोई चल अथवा अचल संपत्ति का क्रय करते हैं या उसका एकत्रीकरण करते हैं, तो विवाह टूटने के बाद उसका कैसे बंटवारा होगा, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस जो 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं पर आने से पहले सबसे पहले हमें इस बात की अवधारणा बनानी पड़ेगी, इसको सोचना पड़ेगा कि विवाह भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो विभिन्न मतावलंबी हैं उनके अंतर्गत किस प्रकार से प्रारंभ होता है। क्यों कि जब भी कभी विवाह विच्छेद होता है तो सर्वप्रथम न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि क्या विवाह जिस पक्षकार के संबंध में है उसकी व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत वैध रीति से हुआ था और विवाह वैध था क्या। उदाहरण के लिए कि यदि हिंदू पक्षकार हैं तो क्या उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप हुआ था। यदि वह मुस्लिम पक्षकार हैं तो क्या उनका विवाह शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हुआ था। या यदि वह पारसी हैं तो उनका क्या विवाह पारसी व्यक्तिगत विधि के अनुसार हुआ था। इसी प्रकार यदि वो ईसाई हैं तो क्या इनका विवाह ईसाई विधि के अनुसार हुआ था। जब प्रथम प्रश्न के रूप में न्यायालय यह सुनिश्चित कर लेता है कि उनका विवाह वैध था, तभी उसमें आगे के प्रश्नों पर निर्धारण होता है कि विवाह को विखंडित किया जाए अथवा नहीं किया जाए। यदि न्याय की दृष्टि में, विधि की दृष्टि में विवाह वैध है ही नहीं तो उसकी फिर विखंडनीयता का कोई प्रश्न ही न्यायालय में पोषित नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, विवाह तो वैध हो गया, तो अब पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो जिन विवादों को लेकर के पक्षकार न्यायालय के समक्ष गए हैं और विवाह को समाप्त करना चाहते हैं, तो न्यायालय यह देखेगा कि संबंधित उन पक्षकारों की व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत जो विवाह विच्छेद के आधार दिए गए हैं, क्या विवाह विच्छेद का आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा उन में से, यानी कि उन कारणों में से जिनके आधार पर विवाह विच्छेद का आवेदन न्यायालय स्वीकार कर सकता है, उनको उठाया गया है, या ऐसे कारण हैं जो कि उनके व्यक्तिगत विधि में स्वीकार्य ही नहीं है। तो इन सब का आकलन करने के पश्चात न्यायालय सुनिश्चित करता है कि हाँ, व्यक्तिगत विधि में जिन आधार पर विवाह का विखंडन किया जाना संभव है, उनमें से यदि कोई एक या एक से अधिक उठाया गया है और उसके तत्व विद्यमान हैं, साक्ष्य दिए जा रहे हैं, तो जो आवेदन करता है यदि उसने अपने पक्ष में साक्ष्यों की सहायता से सिद्ध कर दिया कि प्रतिपक्षी ने वह कार्य किया है जिसके आधार पर विवाह समाप्त किया जा सकता है, तो न्यायालय विवाह समाप्त कर देगा। अब तीसरी बात आती है कि यह विवाह विच्छेद का आवेदन किया कहाँ जाएगा। तो अब यहाँ पर यह बात आती है कि एक चीज़ होती है फैमिली कोर्ट, और फैमिली कोर्ट एक्ट बनाया गया था और उसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय, परिवार न्यायालय कहते हैं उसको, परिवार न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि परिवार से संबंधित कोई भी विवाद उसके समक्ष लाए जाएंगे और न्यायालय पुनः उन पर विचार करके उनका निर्धारण करेगा। अब हो गया विवाह विच्छेद के मामले में, मान लीजिए न्यायालय अपनी संपूर्ण जो प्रक्रिया है, यानी कि जो एक्ट में, जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट में है, उसमें कॉन्सिलिएशन है, मीडिएशन है, सजेशंस है, वो करने के पश्चात पक्षकारों को समय देता है कि आपस में समझ लीजिए और समझौता सुलह कर लीजिए, विवाद जो छोटे मोटे हैं उनको निपटा लीजिए और कोशिश करिए कि विवाह न टूटे। फैमिली कोर्ट हर हालत में ये प्रयास करता है कि विवाह न टूटे, विवाह बच जाए। लेकिन यदि भरसक प्रयास करने के पश्चात भी दोनों पक्षकार
इस बात पर आमादा होते हैं कि हमें अब आपस में रहना ज़्यादा कष्टकर है बनिस्बत इसके कि हम लोग अलग हो जाएं, तो न्यायालय जब ये सोचता है कि दोनों पक्षकारों के संबंध इस प्रकार से खराब हो गए हैं कि उनको एक साथ रहने के लिए बाध्य करना उनके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता के समान होगा, तो न्यायालय उनकी सहमत से उनको इस बात से आगाह करते हुए कि यदि आप सुलह समझौते पर नहीं आते हैं तो आपका परिवार टूटेगा, उससे परेशानियां होंगी, आपके बच्चों का भविष्य निश्चित हो सकता है। इन सब चीज़ों से आगाह करने के उपरांत न्यायालय यह प्रयास करता है कि चलिए अब हमने भरसक प्रयास कर लिया, फिर भी विवाह को बचाया नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में वो विवाह विच्छेद का एक ऑर्डर पास कर देता है। अब जब विवाह विच्छेद का ऑर्डर पास करता है तो न्यायालय 2-3 चीज़ें सुनिश्चित करता है। सबसे पहले एक यह है कि जो महिला विवाह से अलग हो रही है और वह परित्यक्ता के रूप में या डाइवोर्सी के रूप में जा रही है, तो उसके भविष्य के लिए क्या वित्तीय प्रबंधन किया जाए। तो न्यायालय यह देखता है कि विवाह में रहते हुए वह महिला जिस प्रकार से, जिन परिस्थितियों में और जिस शान शौकत सुविधा के हिसाब से पति के साथ रहते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी, उसी तरह की परिस्थिति में रहने के लिए उसे कितना मासिक या एकमुश्त पैसा भत्ते के रूप में या भरण पोषण के रूप में उसे दिया या दिलाया जा सकता है। इन 2 चीज़ों में यह भी ध्यान रखा जाता है कि पति की आय क्या है और पत्नी क्या ये 2 कार्य कर रही है तो उसकी आय क्या है। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये नया निर्णय आ गया है और हाई कोर्टों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि जब कभी डाइवोर्स का कोई पिटीशन आएगा तो उसमें दोनों पक्षकारों को अपने आय का प्रमाण पत्र ऑन एफिडेविट, हलफनामे के साथ दायर करना पड़ेगा और अपना ITR देना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा कि विगत वित्तीय वर्षों में आपने कितनी आय का आयकर रिटर्न दाखिल किया है। वह मौखिक रूप से तथ्यों को छिपा करके अपनी गलत आय नहीं बता सकता, उसे अब एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर अपनी आय का पूरा विवरण देना पड़ेगा और उस आय के विवरण को ही आधार बना करके न्यायालय अब भरण पोषण का आदेश पारित करता है। यदि महिला पढ़ी लिखी है और वह कार्य कर सकती है तो पुरुष पक्षकार यानी कि जो विवाह विच्छेद का दूसरा पक्षकार है, यह तर्क नहीं ले सकता कि महिला स्वयं सक्षम है और वह अपनी कमाई से अपने का भरण पोषण कर सकती है, अतः मैं भरण पोषण नहीं दूंगा। न्यायालय ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिला का स्वावलंबी होना, पढ़ा लिखा होना और नौकरी कर पाने में सक्षम होना या नौकरी करते रहना उसे भरण पोषण से वंचित करने का आधार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय का यह मत है कि जब पति और पत्नी विवाहिक संबंधों में रहते हैं तो उनका एक जीवन यापन की एक शैली होती है, जो शैली उन एक व्यक्ति के द्वारा कमाई जा रही आय से बेहतर होती है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों पृथक हो रहे हैं तो महिला को उसी प्रकार की सुख सुविधाएं और परिस्थितियों में रहने के लिए जितना भत्ता भरण पोषण देना अनिवार्य होगा, न्यायालय उतना ही उसका भरण पोषण नियत करता है। तो एक तरह से पैरामीटर है, एसिड टेस्ट है, यह बेसिस है जिसके बिना पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। अब इसके बाद अगले प्रश्न आता है कि बच्चों का सुपुर्दगी या बच्चों का कस्टडी किसको दी जाएगी। तो सामान्यतः देखा जाता है ये 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो माँ के साथ जाते हैं और उससे बड़े बच्चे होते हैं, तब ये न्यायालय देखता है कि कौन आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम है और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उनको जो मानसिक रूप से, उनको भावनात्मक रूप से कौन ज़्यादा संबल दे सकता है, उनका भविष्य किसके साथ सुरक्षित रह सकता है। इन सब तथ्यों का आकलन करते हुए वह निश्चित करता है कि बच्चे किसके पास किसकी अभिरक्षा में रहेंगे और किस प्रकार से बच्चों से मिलने का अधिकार दोनों में से किसी माँ बाप को प्रदान किया जाएगा। सामान्यतः यह देखा जाता है प्रैक्टिस में कि बच्चे अधिकतर माँ के ही पास रहते हैं और उनका लिए अतिरिक्त माँ को दिए जाने वाले भरण पोषण के अतिरिक्त बच्चों की देखभाल, भरण पोषण और लालन पालन के लिए भरण पोषण की व्यवस्था यह आदेश न्यायालय करता है। अब अगला प्रश्न आता है कि जब दोनों पक्षकार वैवाहिक संबंधों में थे और उन्होंने सामूहिक अपनी आर्थिक अर्जन क्षमता के आधार पर कुछ चीज़ें खरीदी जो कि गृहस्थी के लिए आवश्यक होते हैं, जिसको हम लोग वाइट गुड्स कहते हैं, तो देखा यह जाएगा कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ में अपना अंशदान करके कोई सामान खरीदा है तो विवाह विच्छेद होने के पश्चात उसको अपने साथ ले जाने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है जिसने अपने आय के स्रोत से उसका क्रय किया है। यदि कोई अचल संपत्ति खरीदी गई है तो उसमें जिसने जितना अंशदान दिया होता है उसी के अनुपात में उस संपत्ति में उसका हिस्सा माना जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति करा करके अगले व्यक्ति को उसका एकल एकाधिकार दे दिया जाता है। तो ये सामान्यतः सिद्धांत हैं जिनका अनुपालन न्यायालय करता है। अब आती है बात की हम
थोड़ा सा एक अवलोकन कर लें कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत विवाह, जो विभिन्न धर्मावलंबियों के विवाह हैं, वह नियंत्रित होते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से नियंत्रित होता है हिंदुओं का विवाह। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 से कवर होता है क्रिश्चियंस का विवाह। शरीयत और कुरानिक विधि से होता है मुस्लिम्स का विवाह। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 से कवर होता है मुस्लिम्स का पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 से पारसीज का होता है। और फॉर मुस्लिम्स डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम्स मैरिज एक्ट 1939 और वोमन एक्ट 2019 जो कि शायरा बानो, शाह बानो, डैनियल लतीफ़ी इनके बाद से आया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स राइट ये 2019 में आया। ये अधिनियम है जिनके अंतर्गत महिलाओं का अधिकार विवाह के पश्चात सुरक्षित किया जाता है, या कैसे विवाह विच्छेद होगा इसका निर्धारण किया जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं, जो कि फैमिली एक्ट 1984, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के अंतर्गत बनाए गए हैं, वो यह भरसक प्रयास करते हैं कि विवाह को बचाया जा सके। और जब यदि वह ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पर से वापसी का कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं बच पाता, तभी विवाह का विच्छेद किया जाता है। अब आती है बात कि किस प्रकार से भरण पोषण की जो बात है कि महिला जो परित्यक्त महिला है या जो डाइवोर्स ले रही महिला या जिसे डाइवोर्स दिया जा रहा है, वह किस प्रकार से भरण पोषण के लिए किन आधारों पर अपना अधिकार प्राप्त करती है। तो हम सबसे पहले यदि विधायन के जो प्रावधान हैं उनमें न जाएं, तो हम हिंदू के संदर्भ में देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि वृद्धो च माता पितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशु अपकार्य शतम कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत। कहने का अर्थ है, मनुस्मृति कहती है कि वृद्धो च माता पितरौ माने वृद्ध परिवार के और माता पिता, और साध्वी भार्या, जो भार्या आपकी मारे पत्नी जो साध्वी है, आपके साथ ईमानदारी से रह रही है, सच्चरित्र है, और आपके बच्चे हैं, उनके लिए आपको भरण पोषण करने के लिए 100 अपकर्म भी करने पड़े तो वो माफ़ होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पत्नी का भरण पोषण, माँ बाप का भरण पोषण, वृद्धों का भरण पोषण और बच्चों का भरण पोषण, यह नैतिक रूप से भी और सामाजिक परंपराओं के रूप से भी मान्य किया गया है और इससे आप बच नहीं सकते। अब रह गई मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स में भी कहा गया है कि आपको सबको भरण पोषण करना है, लेकिन माँ बाप और सबके लिए तो वह सामाजिक नैतिकता है, लेकिन पत्नी के भरण पोषण के लिए आप उनके लिए बाध्यता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से ये दोनों होंगे, और इसी तरह से जो आपका पारसी है या फिर क्रिश्चियन है, वहाँ भी पत्नी के भरण पोषण की बात कही गई है और वह ज़रूरी है और वह करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमने जिन अधिनियमों की बात की, इसके अतिरिक्त हिंदुओं में हिंदू मैरिज 1955 और जो कि 1976 में अमेंड हुआ था, उसके अंतर्गत धारा 24 और धारा 25 में मेंटेनेंस की बात कही गई है, और इसमें इंटरिम मेंटेनेंस की भी बात कही गई। उनका जब तक यदि आपका डिवोर्स का सूट फाइल हुआ है और फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो उस वादकालीन अवधि के लिए भी न्यायालय अंतरिम भरण पोषण की व्यवस्था आदेश जारी कर सकता है। और यह भी कहा गया है कि धारा 25 में जहाँ पर कि मेंटेनेंस दिया जाता है, उन्होंने कहा कि आगामी भविष्यत परिस्थितियों में परिवर्तन के हिसाब से प्रदान किए गए भरण पोषण की जो वो होती सीमा होती है या उसका जो क्वांटम होता है, उसे भी चेंज किया जा सकता है। और इस बात का जो पुष्टि जो है वो लक्ष्मी प्रिया बनाम कामा प्रसाद और इसी तरह के कई और अन्य निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने किया था। और यह धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की उपधारा 3 के अंतर्गत भी यह वो है प्रोटेक्टेड है। अब आता है दूसरा अधिनियम है हिंदू विधि में, वो है हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, और इसमें सेक्शन 18 से 28 के अंतर्गत पत्नी को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने पति से भरण पोषण का अधिकार मांग सकती है। अब रह गई बात कि और कहाँ पर है, तो ये आईपीसी की जो आनुषंगिक एक है सीआरपीसी, और पहले बीएनएस अब हो गया बीएनएस और बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 के अंतर्गत भी भरण पोषण की व्यवस्था की गई है, और यह सेक्युलर एक्ट है, इसलिए यह हिंदू, मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन सभी को समान रूप से उपलब्ध है। और इस धारा का प्रयोग करते हुए
हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, क्रिश्चियन महिला और पारसी महिला भरण पोषण के लिए दावा ला सकती है और उसे दावा लाने पर न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय प्रदान करेगा। अब आता है इसी तरह से एक और एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उसकी धारा 20 के अंतर्गत भी भरण पोषण की व्यवस्था है यदि पत्नी पति से अलग रह रही है तो। अब रह गई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेष संदर्भों में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि मुस्लिम्स में क्या है। तो मुस्लिम मैंने बता दिया 2019 में एक एक्ट आ गया था और जिस एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को पहले क्या होता था, मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत पीरियड में आपको मिलता था, लेकिन जो शाहबानो और सायरा बानो और डेनियल लतीफ़ी इसमें एक आ गया कि आप इद्दत पीरियड के बाद भी देंगे। CRPC 125 पहले उस समय था और फिर ये 144 147 BNSS में आप इद्दत पीरियड के बाद भी पेमेंट देना पड़ेगा। आप मंथली भी दे सकते हैं, कंसोलिडेटेड भी वो क्लेम कर सकती है और उसे देना ही पड़ेगा। अब रह गई धारा 6 में इसमें कहा गया है, जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कहा गया है कि महिला का जो बच्चे हैं वह उसके पास रहेंगे या मजिस्ट्रेट जिस प्रकार से निर्देशित करेगा। अब जब मैरिज डिवोर्स होती है यहाँ मुस्लिम्स में तो उसमें कई तरीके हैं डिवोर्स के, उसको यहाँ पर वो आनुषंगिक नहीं है, लेकिन उसमें वही है कि तलाक कुल सुन्नत है, तलाक बिद्दत है, तलाक एहसन है, तलाक हसन है, खुला है, इला है, जहर है, मुबारा है, फसक है। तो ये सब डिफरेंट काइंड के हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है कि हस्बैंड को भी कुछ राइट है। एक ट्रिपल डाइवोर्स इर्रेवोकेबल जो है उसको अब ख़त्म कर दिया गया और उसे अपराध बना दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं तलाकुल बिद्दत, 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक in one sentence. Now it is banned. It is not banned in the sense का it has been declared as a crime. It is not allowed and it is punishable. और इसके अलावा और तरीके सब सही हैं, उनके अंतर्गत आप डिवोर्स कर सकते हैं। अब हाँ, यदि डिवोर्स हो जाता है तो जो मैंने कहा पहले केवल इद्दत पीरियड तक था, अब इद्दत वाली बात ख़त्म हो गई। डिवोर्स होने के बाद ड्यूरिंग इद्दत और इवन आफ्टर so long the lady remains unmarried। अब ये so long the lady remains unmarried वाली बात जो है ये हिंदू में भी उसी तरह से लागू है, मुस्लिम्स में भी उसी तरह लागू है, क्रिश्चियंस में भी उसी तरह लागू है, पारसी में भी उसी तरह लागू है कि डिवोर्स्ड वाइफ यदि दोबारा मैरिज कर लेती है तो शी लूजेज द राइट ऑफ बीइंग गिवन द मेंटेनेंस। तो कहने का अर्थ है इफ़ शी वांट्स टू क्लेम द मेंटेनेंस शी विल हैव टू मेंटेन द सेलिबेसी। कहने का अर्थ है कि वो यावत जीवन तलाक के बाद, विवाह विच्छेद के बाद भरण पोषण चाहती है तो उसे विवाह आगामी जीवन में नहीं करना होगा, उसे एकल रहना पड़ेगा। अब रह गई बात BNSS की 144 से 147 तक की बात में, तो वो उसी तरह से है जो CRPC 125 का ओल्ड प्रोविज़न था। इसके अंतर्गत आपको किसी भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ज्यूज सभी को आपको मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। अब पहले मैंने संक्षेप में बताया था, अब मैं विस्तार से बता देता हूँ कि जब न्यायालय भरण पोषण का आदेश पारित करेगा तो उस समय वह किन किन बातों का ध्यान रखेगा। तो जब भी हम भरण पोषण की बात करेंगे इन बिंदुओं को हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखते हुए हम यह बात निकल के आती है कि भरण पोषण का निर्धारण करते समय परित्यक्त पत्नी के विवाह के दौरान जीवन शैली को ध्यान में रखकर न्यायालय दिए जाने वाली धनराशि जो कि भरण पोषण के लिए होगी उसका निर्धारण करेगा, नंबर 1। दूसरा, विवाह विच्छेद के पक्षकार पति व पत्नी अपनी परिसंपत्तियों एवं आय स्रोतों का घोषणा शपथ पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष करेंगे। मैंने कह दिया था पहले ही। अब फिर वही बात, जो उसी बात को मैं रिटरेट कर रहा हूँ, यदि पति और पत्नी दोनों ही कार्यशील हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो पति यह बचाव नहीं ले सकता कि पत्नी कार्यशील है या पढ़ी लिखी दक्ष है, वह नौकरी कर सकती है या कर रही है तो मैं भरण पोषण नहीं दूंगा। नहीं, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, यह आपके लिए बचाव नहीं है। अच्छा, अब रह गई बात यदि पत्नी कहे कि पति घर के खर्चों में मुझसे सहभागिता या सहयोग की मांग करता है तो यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि क्रूरता विवाह विच्छेद का एक आधार है हिंदू मैरिज एक्ट में। क्योंकि जैसे आप पति पत्नी रह रहे हैं और मान लीजिए घर में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का मासिक खर्चा आ रहा है, तो एक पति कहता है कि चाहे भाई 2-3 हज़ार तुम दे दो और बाकी मैं 6-7 हज़ार मैं दे दूंगा। तो पत्नी कहे नहीं, विवाह करके तुम आए हो, तुम ही मेरे घर देखो, हमें पैसा नहीं दूंगी,
और यदि पति बार बार मांग करता तो पत्नी इस बात को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकती कि ये हमसे गृह खर्च में अंशदान की बात करते हैं और ये क्रूरता है। ऐसी मांग करना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। यह संयुक्त रूप से गृह चलाने के लिए सहयोग की बात है और न्यायालय इसको क्रूरता का आधार बना करके डिवोर्स अलाउ नहीं करेगा। फिर आती है कि गुजारे भत्ते की राशि क्या होगी। तो यह कोई नियम नहीं है, यह तथ्य और परिस्थितियों, पक्षकारों की अपनी अर्जन क्षमता को ध्यान में रख के और उनके बच्चों की स्थिति को ध्यान में रख के, उसके जीवन शैली को ध्यान में रख करके, उनका समाज में जो स्तर है उसको ध्यान में रख करके न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ कोई सेट पैरामीटर नहीं है। It totally depends upon the fact and circumstances of each and every case, depending upon the social status and financial condition of the parties who are claiming for maintenance and who is being asked to pay maintenance before the court। तो ये हो गई बात। अब थर्ड बात आती है कि जब डिवोर्स हो गया और डिवोर्स होने के बाद मान लीजिए कोई बच्ची ऐसी है जो मैरिजेबल एज की है, तो कोर्ट ये कह सकता है कि सो फार एज द मैरिज ऑफ डॉटर इज कंसर्न, इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर। देयरफॉर इफ एनी एक्सपेंसेस इज incurred therefore that is to be meted with by the father and you can't say that the mother will also share the same burden। तो वो कहने करते हैं कि यदि कोई परिवार में विवाह विच्छेद के पश्चात पुत्री की उम्र ऐसी है जिसको कि आगामी वर्षों में विवाह के लिए जाना है या विवाह उसका किया जाना है, तो पुत्री के विवाह में होने वाले व्यय एकल रूप से पिता द्वारा वहन किए जाएंगे। वह माँ पर इसका बोझ नहीं डाल सकता, क्योंकि नैतिक और सामाजिक रूप से पुत्री का विवाह करने का दायित्व का कर्तव्य और उस कर्तव्य का निर्वहन पिता का होता है, अतः उसको उसका पूरा निर्वाह करना पड़ेगा। अभी एक केस आया था जिसमें कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मेंटेनेंस हमने दिलवाया है वह तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की एक अपील थी, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो बिटिया के लिए विवाह की 10 लाख रुपए की मांग की गई है वह भी आपको नियत तिथि जो 15 अक्टूबर 2025 तय की गई थी उसे तक देना पड़ेगा, क्योंकि पिता होने के नाते आपको पुत्री के विवाह का वहन में होने वाले व्यय का वहन करना पड़ेगा और यह आपका कर्तव्य है और कानूनी रूप से आप पर बाध्यकारी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पिता अपनी पुत्री को माँ के साथ छोड़ देता है, माँ उसका लालन पालन करती है, उसके पश्चात भरण पोषण के लिए बच्चे का और माँ का दोनों का भत्ता दिया जा रहा है, परंतु यदि विवाह का बात आती है तो विवाह का व्यय माँ को भरण पोषण दिए जाने के उपरांत और बच्चे के भरण पोषण दिए जाने के उपरांत विवाह का व्यय पिता को ही वहन करना पड़ेगा। यह न्यायालय ने अब स्थापित कर दिया है। अब आती है बात जो कि अगला प्रश्न होता है कि बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी, क्योंकि विवाह विच्छेद हो गया। तो पीछे मैंने संक्षेप में बता दिया था कि ये बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल से छोटे होते हैं, तो सामान्यतः वो माँ की कस्टडी में जाते हैं। और यदि बच्चे इस उम्र के हो जाते हैं कि वह अपना निर्णय ले सकते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, परंतु न्यायालय बच्चों की इच्छा पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लेता। वह यह निश्चित करता है तथ्यों परिस्थितियों को देख करके कि आर्थिक सक्षमता किसके पास है, सामाजिक सुरक्षा किसके साथ रहेगी, भविष्य किसके साथ सुरक्षित होगा और पढ़ाई लिखाई या उसको जो भविष्य निर्माण में कौन ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। इन सब तथ्यों पर गौर करते हुए तुलनात्मक माँ के साथ ज़्यादा अच्छा होगा या पिताजी के साथ ज़्यादा अच्छा होगा, तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात न्यायालय जिस निर्णय पर पहुँचता है उस निर्णय के अनुसार वह बच्चे का जो अभिरक्षण है वह उस पक्षकार को दे देता है। अभी भी 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसमें कोर्ट ने कहा कि माँ को तो 1,15,000 रुपया प्रति माह का भरण पोषण देना पड़ेगा पति को, और बच्चों के भरण पोषण के लिए 35,000 रुपया प्रति मास देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे इतना ज़्यादा भरण पोषण, तो जी हाँ, जो पति है उसका रिटर्न ही 1.5 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर का ITR रिटर्न में शो किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि जो पत्नी 1.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आय वाले पति के साथ रह रही है तो उसके जीवन यापन का एक स्तर होगा,
तो उस स्तर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए उसे हम 1.5 लाख रुपये प्रति माह का भरण पोषण पत्नी के लिए और बच्चों के भरण पोषण और देखभाल के लिए 35,000 रुपये करते हैं। और यह युक्त है, यह अधिक नहीं है। तो ये चीज़ें आप एक उदाहरण के तौर से देख सकते हैं कि कोर्ट ये देखता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस किसकी स्ट्रांग है और कितनी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, और किस कंडीशन में वाइफ जो डिवोर्स होकर अलग हो रही है वो विवाह से पहले और विवाह विच्छेद से पहले रह रही थी, वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। पेइंग कैपेसिटी हस्बैंड की देखनी है और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय निर्णय देता है। वो मैंने आपको अभी उदाहरण बता दिया, 2024 का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जिसमें इस चीज़ को एक उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने रखा। अब संक्षेप में मैंने पीछे बता ही दिया था कि किस प्रकार से आप प्रॉपर्टी का डिवीज़न करते हैं। तो जब आपका डिवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी अब अलग होनी है, तो जो गिफ्ट के रूप में वाइफ को मिलती है हिंदू में, तो वो उसका स्त्री धन होता है। तो स्त्री धन पर तो उसका सोल राइट होता है, नो वन कैन शेयर दैट दोज प्रॉपर्टीज़। बट उसके बाद जो आपने और चीज़ें खरीदी हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14-15 तथा हिंदू विवाह की अधिनियम 1955 की धारा 27 के आधार पर संपत्तियों का बंटवारा किया जाता है हिंदू विवाह विच्छेद की स्थिति में। और पारसी मैरिज में 1936 के एक्ट में सेक्शन 42 में ऐसा दिया गया है। और पुर्तगीज़ सिविल कोड 1867 में भी कुछ प्रावधान इसी लाइन पर दिए गए हैं। परंतु सामान्य सिद्धांत यही है कि जो सामान संयुक्त रूप से खरीदे गए हैं उस पर संयुक्त अधिकार होगा, जो एकल रूप से खरीदे गए हैं उन पर एकल अधिकार होगा। हाँ, उसके लिए आपको रसीद प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि किस के आय स्रोत से वे खरीदे गए थे। यह सिद्ध किया जाने पर वह सामान उसको मिल जाएगा। तो अब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से यदि किसी विवाह में दुर्भाग्यवश परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि विवाह प्रेम स्नेह के साथ चल पाना दुष्कर हो जाता है, तो पक्षकार फैमिली कोर्ट में अपने व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत जा कर के एक सिविल सूट दायर करते हैं और वहाँ उन कारणों का उल्लेख करते हैं जिन कारणों के आधार पर उनके व्यक्तिगत विधि में विवाह विच्छेद का आधार प्रदान किया गया होता है। और न्यायालय सर्वप्रथम विवाह की वैधता को सुनिश्चित करते हुए उन आधारों की उपस्थिति को देखते हुए लगाए गए आरोप और क्लेम जिनके आधार पर विवाह को तोड़ा जाना है उनको ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम फैमिली कोर्ट में आप मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि विवाह को बचाया जाए। यदि पारस्परिक सहमति से विवाह किया गया है तो पहले ये स्थिति था कि आप साल भर से पहले नहीं कर सकते थे, फिर 6 महीने हुआ, अब ये हुआ कि पारस्परिक सहमति से आप कभी भी विवाह को कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंत में ये निर्णय दे दिया कि यदि कोई दो पक्षकार विवाह में नहीं रहना चाहते तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इतनी अवधि तक विवाह में रहिए ही, जबकि उन्होंने मन बना लिया है कि हमें अब विवाह के बंधन में नहीं रहना है। तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स के मामलों में जो पीरियड लिमिट थी, जिसको हम लोग कूल हील पीरियड कहते थे, वो अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, अब आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अदर केसेस में जो म्यूचुअल नहीं है, जो कॉन्टेस्टेड केसेस हैं, उसमें सबसे पहले कोर्ट जो होता है फैमिली कोर्ट दोनों पक्षकारों को बुलाता है, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर में ले जाता है, वहाँ आमने सामने बैठा करके विवाद बिंदु को चर्चा करता है, कोशिश ये करता है कि पारस्परिक गलतफहमियाँ सुलझ जाएं, और जो कॉन्सिलेटर मीडिएटर होता है वो समझाता है कि देखिए विवाह जो है एक दफ़े हो जाता है लेकिन उसके बाद उसके टूटने पर बहुत दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं, दोनों पक्षकार उससे प्रभावित होते हैं। बेहतर हो कि थोड़ी बहुत पारस्परिक गलतफहमियों को मिल बैठ करके सुलझा लिया जाए और विवाह को बजाने की कोशिश की जाए। लेकिन जब संबंधों में तिक्तता चरम पर पहुंच जाती है, कोई पक्षकार किसी के साथ रहने के लिए या किसी को देखने के लिए अपने मानसिक रूप से तैयार नहीं पाता, तो न्यायालय अंततः यह कहता है कि तो आप क्या ये चाहते हैं कि विवाह को विच्छेदित कर दिया जाए, विवाह समाप्त कर दिया जाए। पक्षकारों का उत्तर यदि हाँ में आता है तो ली गई दलीलों और प्रस्तुत के साक्ष्यों के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए न्यायालय जैसा निष्कर्ष निकलता है वैसा, यानी कि यदि आवेदन किया गया है कि विवाह को विच्छेदित कर दिया जाए और दूसरा पक्षकार कॉन्टेस्ट कर रहा है कि नहीं विवाह विच्छेदित न किया जाए, तो वह उसके
दोनों पक्षों के साक्ष्यों को तुलनात्मक रूप से तौलता है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यदि आवेदक के पक्ष में तथ्य और तर्क और साक्ष्य जाते हैं तो विवाह विच्छेद का निर्णय हो जाता है और तदुपरांत मेंटेनेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब का निर्णय न्यायालय अपने उस न्याय निर्णय में दे देता है और जिसके अनुरूप दोनों पक्षकारों को भावी भविष्य में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। यहाँ पर फिर से ध्यान देने योग्य बात है कि महिला जो भरण पोषण प्राप्त करती है तभी तक भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होगी जब तक कि वह क्या होगी, नंबर 1 अविवाहित रहेगी, नंबर 2 जार कर्म में लिप्त नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि एडल्ट्री को तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल कर दिया गया, बट सो फार एज द मैरिज and its validity and right to maintain is concerned, adultery is still a ground। और यदि पति यह कह देता है कि she is living in adultery तो she will lose her right to maintain to claim the maintenance। लेकिन उसके लिए क्या होगा ना, उसे सच्चरित्र रहना होगा, अविवाहित रहना होगा। जब तक वो सच्चरित्र रहेगी, अविवाहित रहेगी, तभी तक वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। बच्चों को भी मेंटेनेंस तभी तक मिलेगा जब तक कि भाई बच्ची है वो अविवाहित है, बच्चा है जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। ये दो चीज़ें, ये नहीं कि बच्चा ज़िंदगी भर मेंटेनेंस लेगा, नहीं, सो लॉन्ग ही इज़ माइनर तभी तक। जिस दिन वो माइनर से मेजर हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, उसके बाद लड़के को नहीं मिलेगा। लड़की को तभी तक मिलेगा जब तक कि वो अविवाहित है। ये 3 राइडर हैं, माने कि द वाइफ क्लेमिंग मेंटेनेंस शुड रिमेन अनमैरिड, शुड मेंटेन ए पायस लाइफ, डॉटर शुड रिमेन अनमैरिड एंड द बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड शुड नॉट हैव अटेन मेजॉरिटी। तो ये इतनी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के हम मेंटेनेंस लॉ को करते हैं। इस पूरी चर्चा के उपरांत मुझे लगता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा डिवोर्स के मामले में। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत कराइएगा ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।